अब हम कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है नटखट परी। परी लोक पृथ्वी से काफी दूर था। परी लोक से पृथ्वी काफी अच्छी दिखती थी। नटखट परी रोज पृथ्वी को देखा करती थी और पृथ्वी पर जाने के लिए सोचती थी। लेकिन परी लोक से किसी को भी पृथ्वी पर जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि पृथ्वी पर देखना भी मना था। नटखट परी हमेशा अपनी माँ से पृथ्वी के बारे में पूछा करती थी। बोलो ना माँ, पृथ्वी पर क्या है? वहां पर क्या ऐसी चीज है जो इतना चमकती है? नटखट परी ने पूछा। लेकिन हर बार उसकी माँ इधर उधर की बात बनाकर नटखट परी की बातों को टाल देती और बोलती, नहीं नहीं, वहां पर कभी मत जाना। वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए। अगर तुम जाओगी तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगी। लेकिन नटखट परी हमेशा पृथ्वी पर जाने के लिए सोचती रहती थी। वो कभी भी अपने बड़ों की बात नहीं मानती थी। एक रात जब सभी सो रहे थे, नटखट परी ने निर्णय लिया कि वो आज रात पृथ्वी पर जरूर जाएगी और बिना किसी को बताए वो पृथ्वी पर पहुंच गई। जैसे ही वो पृथ्वी पर आई, उसने सोचा, ओहो, यहाँ तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। खुशी के मारे वो इधर उधर टहलने लगी। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया तो देखती है, अरे ये क्या, पृथ्वी पर तो किसी के पास पंख भी नहीं है। उसे काफी आश्चर्य हुआ। उसने एक वस्त्र लिया। उसने सोचा इस वस्त्र से अपने पंखों को ढक लेना चाहिए ताकि किसी को पता न चले कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। नटखट परी घूमते घूमते एक मैदान में पहुंची जहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों में से एक लड़के का नाम था छोटू। नटखट परी छोटू के पास गई और बोली, इस खेल को क्या बोलते हैं छोटू? छोटू बोला, इस खेल को फुटबॉल बोलते हैं क्योंकि इसके पास से गेंद को मारकर खेला जाता है। नटखट परी बोली, ये खेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझे ये खेल खेलना सिखाओगे? क्या तुम्हें ये खेल खेलना पसंद है? हाँ, मुझे खेल खेलना बहुत पसंद है। तब छोटू ने नटखट परी को फुटबॉल खेलना सिखाया और खेलते खेलते छोटू और नटखट परी की दोस्ती हो गई। ऐसे ही काफी वक्त गुजर गया, मानो नटखट परी परीलोक को भूल ही गई थी और परीलोक में सभी नटखट परी के बारे में सोचते रहते थे। नटखट परी छोटू के साथ उसके घर पर ही रहने लगी थी। नटखट परी के पास पंख थे, लेकिन ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी, छोटू को भी नहीं। एक रात छोटू अपने घर में सो रहा था, तभी छोटू के घर में चोरी हो गई और नटखट परी ने जहां अपने पंख उतार कर रखे थे, उन्हीं पंखों की चोरी हो गई। जब नटखट परी सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि वहां पर उसके पंख हैं ही नहीं। उसकी तो मानो जान निकल गई। उफ, अब मैं परीलोक कभी नहीं जा पाऊंगी और मुझे हमेशा पृथ्वीलोक पर मनुष्यों के साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसा सोचकर नटखट परी जोर जोर से रोने लगी। नटखट परी के रोने की आवाज सुनकर छोटू की नींद खुल गई। वो उसके पास आया और बोला, अरे अरे, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? नटखट परी बिना कुछ बोले बस रोए जा रही थी। छोटू को बहुत आश्चर्य हुआ। काफी देर रोने के बाद बिना कुछ बोले वो अपने बिस्तर में चली गई। ऐसे लगभग 6 महीने बीत गए। ना ही नटखट परी की खबर परीलोक में किसी को आई और ना परीलोक से किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि परीलोक से किसी को भी पृथ्वी पर आना मना था। लेकिन नटखट परी की माँ ये जानती है कि नटखट परी पृथ्वी पर ही गई है और एक दिन उसने सोचा, सारे नियम तोड़कर मुझे अपनी बेटी को ढूंढने पृथ्वी पर जाना ही होगा। आखिर ही वो मेरी ही बेटी है। नटखट परी की माँ का नाम बहादुर परी था। वो अपने नाम ही की तरह बहुत बहादुर थी। एक दिन वो बिना किसी को बताए पृथ्वी लोक के लिए निकल गई। अब वो पृथ्वी लोक आ गई थी।
लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो नटखट परी को कैसे ढूंढे। तभी उसको एक बात याद आई। परीलोक में कोई भी परी किसी जगह पर है, ये बात एक जादुई यंत्र से पता लगाई जा सकती थी। जैसे ही बहादुर परी ने उस जादुई यंत्र को चालू किया, नटखट परी को भी महसूस हुआ कि शायद उसे कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा, ऐसा लगता है मेरी माँ मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब वो जादुई यंत्र जिस ओर इशारा कर रहा था, बहादुर परी उसी ओर उड़े जा रही थी और उसने आकाश से देखा। वो रही मेरी बेटी। यह तो नदी किनारे बैठी हुई बहुत उदास दिख रही है। ये देखकर नटखट परी की माँ की आंखें भर आई। वो चुपके से धरती पर उतरी। जैसे ही वो नटखट परी के पास पहुंची, दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगी। नटखट परी के पैर मानो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। वो मैं बहुत याद कर रही थी आपको माँ, नटखट परी रोते हुए बोली। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बेटी, इसीलिए सारे नियम तोड़कर तुम्हें लेने चली आई हूं, बहादुर परी ने कहा और दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। आज नटखट परी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैं आपकी बात मानती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब आगे से ख्याल रखना, इस तरह की गलती दोबारा न करना। फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हें ढूंढ तो लिया है, लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि परीलोक में कोई भी तुम्हें आने नहीं देगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। तभी अचानक से परीलोक से जादुई यंत्र से सिग्नल बहादुर परी के पास आने लगा। ओह, ये तो परीलोक में किसी खतरे का सिग्नल है, बहादुर परी ने कहा। दरअसल परीलोक में दूसरे ग्रहों के लोगों ने आक्रमण कर लिया था और वो परीलोक को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, और बहादुर परी के अलावा कोई भी इतना बलशाली और साहसी नहीं था कि उन दुश्मनों का सामना कर सके। उस समय ऐसा लग रहा था कि अब परीलोक बचेगा नहीं, लेकिन तभी उस वक्त नटखट परी को लेकर बहादुर परी परीलोक पहुंच गई और बाजी पलट जाती है। बहादुर परी अपनी जादुई छड़ी को निकालती है और देखते ही देखते परीलोक के सारे दुश्मनों को समाप्त कर देती है। कुछ ही देर के बाद ऐसा लगता है कि मानो परीलोक पर किसी का आक्रमण हुआ ही नहीं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब सब काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन परीलोक में कानून के हिसाब से नटखट परी और बहादुर परी ने परीलोक का कानून तोड़ा था। इसीलिए रानी परी की सभा बैठती है और सभा में सभी परियों को बुलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं नटखट परी और बहादुर परी परीलोक के नियम को तोड़कर पृथ्वी गए थे, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। तभी कुछ देर बाद एक बुजुर्ग परी वहां खड़ी होती है और बोलती है, हमें नहीं लगता कि नटखट परी या बहादुर परी को किसी भी तरह की सजा मिलनी चाहिए, बल्कि सजा के बदले इन्हें परीलोक के बहुत सारे इनाम मिलने चाहिए। अगर आज बहादुर परी नहीं होती तो आज ये परीलोक नहीं होता, और जब परीलोक ही नहीं होता तो कोई सजा भी नहीं होती। और फिर वो जोर से चिल्लाती है, क्यों परियों, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? और सभी जोर से चिल्लाते हैं, नहीं नहीं, आप एकदम सही बोल रही हैं, आपने एकदम सही कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, नहीं नहीं, आपने एकदम सही कहा, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मलका पृथ्वी बोलती है, तो इस बात को देखते हुए नटखट परी और बहादुर परी को कोई भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि बहादुर परी को पृथ्वी लोक की महारानी बना देना चाहिए, क्योंकि रानी परी काफी बूढ़ी हो चुकी है। ये बात सुनते ही सभी परियों ने अपने सर को हाँ में हिलाया और एक साथ बोला, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। ये कहते हुए वो झट अपने सिंहासन से उतर गई
और बहादुर परी के सर पर ताज रखते हुए बोली, आज से तुम इस परीलोक की रानी हो। ये बात सुनकर बहादुर परी और नटखट परी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने सभी को झुककर धन्यवाद दिया। सभी परियां जोर जोर से ताली बजाते हुए अपनी महारानी का स्वागत करने लगी और पूरा आसमान उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और नटखट परी सोच रही थी, ये तो जादुई यंत्र और जादुई छड़ी के जादू से भी बड़ा जादू हो गया है। मैं अपनी आंखों के सामने होता देख रही हूँ। मुर्गी बस मेरी दोस्त है। सोना की बातें सुनकर पंडित जी मुर्गी को अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर सोना से कहते हैं, ये लो बेटी, ये अब साधारण मुर्गी नहीं है, अब ये जादुई मुर्गी बन गई है। अब इससे तुम जो कुछ कहोगी वो ये मुर्गी करेगी। ठीक है पंडित जी, मैं इसे लेकर अपने गांव जाती हूँ। सोना अपनी मुर्गी को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ती है। रात में एक जगह सोना मुर्गी से कहती है, जादुई सोने की मुर्गी, मुझे घर चाहिए। इतना कहते ही वहाँ एक सोने का बड़ा सा घर प्रकट हो जाता है। सोना जब घर के अंदर जाती है तो सब कुछ साफ और चमकीला देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सोना ने मुर्गी से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? अचानक सोना के सामने बहुत स्वादिष्ट खाना आ जाता है। सोना खाना खाकर बोली, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। जादुई मुर्गी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया। कुछ दिनों के बाद गांव में ये बात फैलने लगी कि सोना का घर बहुत ही बड़ा सोने का बना हुआ है। ये बात मुखिया तक पहुंची तो वह सोना को मिलने उसके घर आया और बोला, सोना बेटी, तुम इस घर में अकेले रहती हो? इस जंगल में लुटेरे और गुंडे बहुत हैं, कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए तुम मेरे घर चली जाओ और मैं यहाँ रह लूंगा। नहीं मुखिया जी, ये घर मेरी रक्षा करेगा, इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सोना की बातें सुनकर मुखिया मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं इस लड़की को इतना डरा रहा हूँ, मगर ये डर ही नहीं रही, लगता है कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। अगली रात जब सोना अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक घर जोर जोर से हिलने लगा और उसे लगा जैसे कोई बम पाया है। मगर जब वो बाहर गई, देखा कुछ लोग उसके घर को तोड़ रहे थे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मेरा घर मत तोड़ो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मगर ये लोग उसकी एक नहीं सुनते। फिर सोना अपनी जादुई मुर्गी से कहती है, मेरी दोस्त, मेरी जादुई मुर्गी, इन लोगों को सबक सिखाओ। फिर जादुई मुर्गी अपने जादू से 2-4 शेर प्रकट करती है जो लोगों को जख्मी कर देते हैं। वो लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर सोना हंसने लगती है और कहती है, आओ आओ मेरे घर को तोड़ो, आओ आओ, कहाँ जा रहे हो? फिर उस दिन से सोना अपनी जादुई मुर्गी के साथ घर में हंसी खुशी रहती है।